ये नहीं, अंदरूनी इख्तलाफ का ड्रामा रचाया जाता है। बात करनी है लीडरशिप के साथ बात करो। मैंने कोई बात करनी है, मैं मीडिया के ज़रिए या आपके ज़रिए या ट्वीट के ज़रिए तो नहीं पहुंचाऊंगा। कल और परसों 2 मीटिंग्स हमने की हैं जलसा कमेटी की, उसमें वो नहीं आए हैं। जो अपने आप को ऊंचा करने की, अपनी ज़ात को ऊंचा करने की कोशिश करता है वो हमेशा ख़ुद ख़राब होता है। अलीमा बाजी पार्टी की मेंबर नहीं है, उनका पार्टी से दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 8 सितंबर को तो जलसा होना ही होना है। ये जितना रोकें, रास्ते में रुकावटें पैदा करें, तशद्दुद करें, शेलिंग करें, मार कुटाई करें, पर्चे करें, लोगों ने बाहर निकलना है। 9 मई तो पहले भी नहीं हुआ था। 9 मई जो करने वाले थे वही 9 फरवरी करने वाले वही, तो पार्टी के अंदर तो कोई उनका कोई रोल ही नहीं है। भाई वो करेगा जो चाहता हो कि इलेक्शन से भाग जाए। कबूतर उड़ाने आया था नवाज शरीफ, जिसको तलाश गुमशुदा का इश्तिहार लगाया गया है कि वो है कहाँ। 17 सीटों वालों को आपने इक़्तिदार दे दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाई है हुकूमत? तो एस्टैब्लिशमेंट ने। किसने? एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कौन कर सकता है? पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ की 2018 में किसने बनाई थी हुकूमत? आईजी बना फिरता है। वो क्या किया उसने? कच्चे के डाकू को अगले उठा के मार दिया। क्या एक्शन लिया? रिज़ाइन किया। इनको लगता है ज़िले शाह जैसे मासूम लोगों को उठाएं, मारें, तशद्दुद करें। इस वक्त इमरान खान के बगैर ना सिस्टम चल सकता है, ना मुल्क चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान मियां निसार आबिद। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का फुकदान नज़र आ रहा है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त एक इस तरह भी कैफियत का शिकार हैं। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन अपने अपने तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कई बार मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की है और उनको मनाने की कोशिश की है। हुकूमती जो ओहदेदारान हैं वो भी मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में हैं। इसी तरह दूसरी तरफ बज़ाहिर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता चंद माह मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब 8 सितंबर को दोबारा जलसे की तारीख दी हुई है। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब की बार अपना ये पावर शो किस हद तक कामयाब कर सकती है। अदर डेवलपमेंट्स में इस वक्त 190 मिलियन पाउंड का मामला है, जिसमें इमरान खान का जो है वो फैसला होना बाकी है। अडयाला जेल की सूरत हाल और दीगर इस वक्त तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कैपिटल स्पेशल को टाइम देने का। सबसे पहले ये बताइए, 8 सितंबर के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसके अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे साइड लाइन किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि पार्टी के अंदर ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, अंदरूनी इख्तलाफात हैं नहीं, अंदरूनी इख्तलाफ का ड्रामा रचाया जाता है। मुझे बता दें तो उसको क्या साइड लाइन कर रहे हैं। जलसा कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसका वन ऑफ द मेंबर वो भी है, मैं भी हूँ, हम सब हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुझे ऑर्गेनाइजिंग जो मेंबर है वो नहीं रखा जा रहा। हिस्सा है वो। कल और परसों 2 मीटिंग्स हमने की हैं जलसा कमेटी की, उसमें वो नहीं आए। बात यह है कि देखें, ये हमारी पॉलिसी डिसीजंस है कि कोई भी बात करनी है लीडरशिप के साथ बात करो। मैंने कोई बात करनी है, मैं मीडिया के ज़रिए या आपके ज़रिए या ट्वीट के ज़रिए तो नहीं पहुँचाऊँगा। उसका तरीक़ा ये है कि मैं चेयरमैन से बात करूँगा, फाउंडर चेयरमैन से बात करूँगा, मैं गौर से बात करूँगा, मैं उमर अयूब से बात करूँगा, मैं शिबली फराज से बात करूँगा, मैं अपने कोलीग से बात करूँगा, तो मसला रिजॉल्व हो जाएगा। मैं अगर ट्वीट करके किसी एक इंटरनल चीज़ को आज इशू बनाना चाहूँ, मेरे पास 1000 इशूज़ हैं, उससे मेरी ज़ात तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो पार्टी के अंदर सिर्फ इख्तलाफ का शोशा पैदा होगा, लेकिन एक्चुअली होगा नहीं। देखें, जब हम जलसा कमेटी हो, कोर कमेटी हो, पॉलिटिकल कमेटी हो, जब हम वहाँ बैठते हैं तो हमारे दरमियान क्या आपका ख्याल है कि हम घंटा अगर हमने मीटिंग की या 4 घंटे मीटिंग्स की हैं, तो अगर हमने एक ही बात पे सबने राज़ी हो जाना है तो फिर डिस्कशन की ज़रूरत क्या है? फिर इतनी देर हम किस बात पे लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होता है। आप कहते हैं कि एक काम को करने का तरीका ये है, मैं कहता हूँ नहीं, तरीका ये है। आप लेफ़्ट से आना चाहते हो, मैं राइट से आना चाहता हूँ, गोल हमारा एक हो सकता है, तो उसको फिर कंसेंसस डेवलप होता है ना। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा एक अच्छी काज के लिए होता है। सोचने समझने वाले लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किया करते हैं, लेकिन जो पब्लिश करते हैं वो गलत करते हैं और वो होना नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। एक लीडर है, वो है इमरान खान, बाकी सब उसके वर्कर्स हैं। जो अपने आप को ऊंचा करने की, अपनी ज़ात को ऊंचा करने की कोशिश करता है वो हमेशा ख़ुद ख़राब होता है। और दूसरी बात, आपने देख लिया, बड़े बड़े खड़पैंच थे, किधर है उनका नाम? इमरान खान के नाम के साथ जुड़े थे तो पार्टी के इतने बड़े नाम थे
असद उमर को देख लें, परवेज़ खटक को देख लें, महमूद ख़ान को देख लें, उस्मान बुज़दार को देख लें, जहांगीर तरीन देख लें, अलीम ख़ान देख लें, आज किधर है वो, उनकी क्या हैसियत है। इसलिए लोग आते हैं इमरान ख़ान की ज़ात पे, लोग हमसे मोहब्बत क्यों करते हैं। मैंने 1,05,000 वोट लिया है यहाँ से, इस्लामाबाद से। ख़ान साहब का वोट उन्होंने लिया था इसी हल्के से 2018 वाले इलेक्शन में 93,000 से, लेकिन मेरा एक भी वोट नहीं है भाई, ये सारा वोट इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान की मोहब्बत में लोग निकले हैं, 1,05,000 मुझे वोट दिलाए हैं। तो वो उन नालायकों और जो पक्के के डाकू ने डाका जनी के ज़रिए अगर वो असम्बली में पहुंच भी गए हैं, लेकिन पब्लिक तो जानती है कि किसको वोट पड़े हैं, लिहाजा इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझे बता दें जिस पे इमरान ख़ान की छाप लग गई वो लीडर है, जो इमरान ख़ान से बाहर निकल गया वो लीडर नहीं है। अच्छा शोएब शहीन साहब, यहाँ पे अलीमा खानम जो हैं उनकी भी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि क़यादत सीरियस ही नहीं है, चाहती नहीं है इमरान खान बाहर हो। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो पार्टी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके अंदर जो अलीमा खानम हैं उनका क्या किरदार है और वो क्या पार्टी को टेकअप करने की कोशिश कर रही हैं? पहली बात यह है कि अलीमा बाजी, इस हवाले से बानी पीटीआई का भी स्टांस आप बताएं। देखें, अलीमा बाजी पार्टी की मेंबर नहीं है, पार्टी की लीडर नहीं है, वो इमरान खान की बहन है। जितनी उनको अपने सगे भाई से मोहब्बत हो सकती है किसी और को नहीं हो सकती नेचुरली, वो उनकी एक मोहब्बत का एक तकाजा है। बुशरा बीबी हैं, वो पार्टी की लीडर नहीं है, उनका पार्टी से दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना पार्टी अफेयर्स में, ना पार्टी पॉलिसीज़ में, ना किसी हवाले से। उनका इख्तलाफ करना भी वजह होता है, मगर अभी लास्ट वाली 2-3 उनकी आप इमरान खान से मुलाकात के बाद आप देख लें, ये जलसा कैंसिल किसने किया था? इमरान खान साहब। अगर वो ना करते, मुझे बता दें किस लीडर में जुर्रत थी वो कहता कि जलसा कैंसिल है। इमरान खान की ज़ात की वजह से जलसा कैंसिल हुआ ना। लिहाजा पहले दिन जब मेरे से सुबह सवेरे किसी ने पूछा, मैंने कहा जी फेक न्यूज़ है जलसा कैंसिलेशन। जी जी। मैं कंटेम्प्ट लेके हाई कोर्ट में बैठा हुआ था, चीफ जस्टिस की कोर्ट में बैठा था कि जनाब अभी मैं केस लगवाऊँ ताकि मैं अभी इन पे कंटेम्प्ट लगाऊँ, इन्होंने जलसा मनसूख क्यों किया। हमें तो नहीं पता था, लेकिन खान साहब का हुक्म आया तो हम सब ने माना। तो आपको क्या समझते हैं, इमरान खान को क्या पछतावा है इस बात का कि अब पहले डेट आई तो कैंसिल किया गया जलसा, फिर डेट आई फिर कैंसिल किया गया, फिर तीसरी दफ़ा दोबारा न जाने दोबारा 8 सितंबर को भी जलसा हो सकता है या नहीं हो सकता? 8 सितंबर को तो जलसा होना ही होना है। ये जितना रोकें, रास्ते में रुकावटें पैदा करें, तशद्दुद करें, शेलिंग करें, मार कुटाई करें, पर्चे करें, लोगों ने बाहर निकलना है। जलसा भी होगा, जुलूस भी हो गए, फिर अगर इन्होंने रोकने की कोशिश की तो फिर उसका रिएक्शन भी होगा। लोग क्या होगा, पर्चे पकड़े जाएंगे, जेलों में जाएंगे। कहीं दोबारा 9 मई तो नहीं होने जा रहा? 9 मई तो पहले भी नहीं हुआ था। 9 मई जो करने वाले थे वही 9 फरवरी करने वाले वही लोग थे। ये कठपुतली जो बैठे हुए हैं, जो इलेक्शंस में जाना चाहता हो, क्या वो लड़ाई करेगा जिसको पता हो कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ? वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। लड़ाई वो करेगा जो चाहता हो कि इलेक्शन से भाग जाए। तो इसलिए ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू एक लिहाज से हो सकता है कि जनाब उतनी एफर्ट्स नहीं की जा रही पार्टी की तरफ से, लेकिन हलीमा बाजी रेगुलर मिलती है इमरान खान को, हम रेगुलर मिलते हैं खान साहब को। ये अलग बात है कि हमारे ऊपर सख्तियाँ हैं, आजकल मुलाकातें कम हैं, कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन उनकी उस गुफ्तगू के बाद अब की जो नई गुफ्तगू है खान साहब को मिलने के बाद वो सारी चेंज है। मैं अपने घर में बैठा कोई राय कायम करता हूँ तो लेकिन जब मैं खान साहब से मिलूंगा तो मेरी राय बदल जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर तो कोई उनका कोई रोल ही नहीं है। इमरान खान ने जो है वो पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलें, बैठें, बात करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। अब मगर क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपोजिशन की बजाय इस वक्त जो इत्तेहादी जमातों के साथ जो है वो मिलने में संजीदा नज़र आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उनके साथ मुलाकातें भी की हैं, मगर आखिरी वक्त पर जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हाथ खींच लेते हैं। क्या वजह समझ आती है कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान क्यों नहीं मिलना चाह रहे इस वक्त अपोजिशन के साथ तहरीक इंसाफ? देखें, मौलाना फजलुर रहमान एक दुनियादार और बड़ी जहांदीदा पॉलिटिशियन हैं, उनसे हमारा बहुत हद तक इख्तलाफ रहा है। अब चूँकि अपोजिशन में हैं इसलिए हम उनसे भी हाथ मिला रहे हैं, वो हमसे हाथ मिला रहे हैं। तो लेकिन इस बात का तो जवाब वो दे सकते हैं कि वो कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। क्या दुनियादारी में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं या उसूलों के साथ खड़े होने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं? अगर वो ये समझते हैं उन्होंने चंद एक अपने मफादात उठाने हैं, कोई गवर्नरी ले लेनी है या छोटे मोटे बेनिफिट्स ले लेने हैं और उसकी खातिर उसूलों को बालाए ताक रख लेना है, तो वो हवा और तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे और हवा में तहलील हो जाएंगी। और अगर उन्हें ये सोचना है कि उन्होंने परमानेंट पॉलिटिक्स करनी है
और इस सियासत में रहना है तो उनको फिर उसूलों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इमरान खान की मुखालफत में आज जो भी सारी माफियाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, आप देखें अवाम ने उनको खसो खाशाक की तरह उड़ा के रख दिया है। आज उनका कोई वजूद नहीं है। आज आप जाएं मार्केट में जाकर पूछें कि किसकी रिस्पेक्ट है। वो जो कबूतर उड़ाने आया था नवाज शरीफ, जिसको तलाश गुमशुदा का इश्तिहार लगाया गया है कि वो है कहाँ, भाई इमरान खान तो जेल में है ना। आज भी उनका मौक़िफ़ आपके सामने रोज़ आता है। लेकिन जो शख्स बाहर है, जो शख्स यहाँ वो कहा करते थे कि जदू मियाँ आएगा लग पता जाएगा, लग तक खैर पता गया है। आज जो बिलों की सूरत में बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, जो तबाही और मचाई। और शाहीन साहब, मरियम नवाज ने तो कहा है कि हमने तारीखी रिलीफ दिया बिलों के अंदर। मुझे ये बता दें कि 2 महीने, सिर्फ 2 महीने 14 रुपये सिर्फ पर यूनिट कम करके, वो भी 100 से 300 या 500 के दरमियान जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 2 महीने की, वो भी 14 रुपये। भाई तुम 12 से 15 या 16 रुपये यूनिट को रेट बढ़ा के 100 रुपये पर यूनिट पहले ले गए और फिर 2 महीनों के लिए 14 रुपये कम कर दिए। और फिर सिर्फ उन्हीं दिनों में, ये जो इस पिछले 1 महीने के दरमियान 3.5 रुपये पहले और 2.5 रुपये अभी, वो बिजली बढ़ा के 50 अरब रुपये, 52 अरब रुपये का पहले, और अभी तकरीबन 50 अरब रुपये का, 47 अरब रुपये का भी, ये अभी उन्होंने टैक्स लगा दिया, मज़ीद बढ़ा दिया बिजली के रेट। फिर जो मीटर की कीमत थी उसको 1000 रुपये पे ले जा करके वो भी बढ़ा दिया। यानी बिलियंस ऑफ रुपीज़ छीन लिए और 50 अरब रुपये से कम अमाउंट वो जी हमने सब्सिडी दे दी कौम के उन पैसों से निकाल के। ये सिर्फ फ्रॉड। अच्छा, उससे जितना रिलीफ नहीं दिया उससे ज़्यादा अपनी ज़ात के इश्तिहार के लिए नीचे लगा दिया। आप देख लें अखबारों में, टीवी में, सारा कुछ उठा के देख लें। तो ये शोबाज बेईमान लोग हैं, डिसऑनेस्ट लोग हैं। इन्होंने इस कौम के पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इस्तेमाल किया। आपने अपने मुल्क की बुनियादें खोखली कर रहे हैं और ये बात हर आदमी को पता है। और आप लगे हुए किस में हैं? आपका सबसे बड़ा मसला क्या है जी? फायर वाल लगा दो। और वो एक जाहिल किस्म की बिठाई हुई है उन्होंने, जो फाइबर वाल कहती है, जो ग्राउंड टू अर्थ कहती है, पता नहीं क्या कहती है, और फाइबर वाल कहती है जी हमने लगा दी है। उस फाइबर वाल के चक्कर में 15 लाख से 25 लाख के दरमियान हमारा यूथ जो सेल्फ सस्टेन्ड अपने को काम कर रहा था, वो कारोबार रुक गया। स्लो इंटरनेट से 65 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है हमारा। और हम लगे हुए हैं इस बात पे, किसी तरीके से आपकी आवाज़ रोक लें, मेरी आवाज़ रोक लें, इनकी आवाज़ रोक लें, इनकी आवाज़ रोक लें, ये इनका प्रेफरेंस है। दूसरी प्रेफरेंस क्या है? किसी तरीके से काजी को हम मुसल्लत करने में कामयाब हो जाएं, किसी तरीके से उसको एक्सटेंशन देने में कामयाब हो जाएं, किसी तरीके से काजी साहब की जो मिनॉरिटी है उसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट करके जजेस की तादाद बढ़ा दें। ये इनके इश्यूज़ हैं। आपने काजी फायद ईसा की बात की एक्सटेंशन के हवाले से, आपने जो है वो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी हुई है तोशाखाना में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी हुई है। तो आप उस जो तकरीबन 1.5 महीने रह गए हैं चीफ जस्टिस के रिटायर्ड होने में, तो उनकी रिटायरमेंट से पहले अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त देना आपकी तरफ से, बानी PTI की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल इत्मीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा पे कि वो बेंच बनाएंगे और फैसला करेंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदरूनी ही कोई साजिश हो रही है कि काजी साहब के जाने से पहले डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए इमरान खान को परमानेंट? देखिए, नहीं, हमने तो काजी साहब को तमाम केसेस में अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दे रखी हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि काजी साहब से ऊपर अदम एतमाद हम लिख के दे चुके हैं, उनको नहीं सुनना चाहिए। खान साहब भी लिख के दे चुके हैं, हम भी लिख के दे चुके हैं, हम तो उनके पास नहीं सुनवाना चाहते। तीसरी बात यह है कि कौन सा केस है जो उन्होंने लगाया है। 9 मई के हवाले से हमने कहा था जुडिशल कमीशन बनाओ, आज तक केस नहीं लगा। नंबर 1, हमने कहा जुडिशल कमीशन बनाओ, 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी हुआ है, डाका जनी के ज़रिए ये हुकूमतें वजूद में आई हैं, वो नवाज शरीफ कबूतरबाज, वो यास्मीन राशिद से हारा, शहबाज शरीफ हारा, मरियम नवाज़ हारी, ये सारे पक्के के डाकू बन के बैठे हुए हैं। इनमें और कच्चे के डाकू में कोई फ़र्क नहीं। तो काजी साहब इस करप्ट सिस्टम को, ये जो परसेप्शन है, ये जो मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमारे इस फॉर्म 45-47 की जो पैदावार हुकूमत है, इसके प्रोटेक्टर जो हैं वो काजी साहब हैं, ये ख़ुद वो लोग कहते हैं। तो लिहाजा एक परसेप्शन है कि इस करप्ट सिस्टम की शेल्टर
काजी साहब के अलावा और कोई नहीं करेगा। तो लिहाजा वो हर हाल में उसको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उसको रिखुन रखना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये जो भी कर लें। इस पॉलिटिकल गैप को आप ख़त्म क्यों नहीं करते? जब 3-3.5 साल पीटीआई जो है वो इक़्तिदार में रही है, तो मुस्लिम लीग नून यही जो है वो राग अलापती रही है कि इलेक्शन में धांधली के ज़रिए जो है इनको लाया गया है, इल्ज़ाम तराशी करती रही है। अब आप जो है वो अपोजिशन में हैं, अब आप यही जो है वो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पूरा जो इलेक्शन है ये रिड इलेक्शन हुआ है। क्यों इस हवाले से जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप इकट्ठा नहीं करते ताकि आइंदा जो इलेक्शन हो वो शफाफ हो? इस हवाले से मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाते? देखें, पहली बात तो यह है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना चाहते हैं, हम उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, और यही वजह है कि हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाई है। वरना आपको पता है कि हमने तो ये इलेक्शन जो है हम पूरे पाकिस्तान से जीते हुए हैं, 180 से ज़्यादा सीटें हैं। महमूद अजकज़ई साहब से जो हमारा भाई जीता है, सालार काकड़ साहब, 32,000 वोटों से वो जीता है। महमूद अजकज़ई साहब 12,000 वोट लिए हैं, सेकंड नंबर पे आए। जो 8वें नंबर पे था, जिसने 3-4 हज़ार वोट भी नहीं लिए, उसको उठा करके मैंने बना दिया क्वेटा से, जो आज क्वेटा की तबाही का सबब है। कुछ रिजेक्टेड लोगों को आपने मुसल्लत कर दिया तो फिर तबाही तो आनी है, तो लोगों ने तो फिर रिएक्ट करना है। गो के हम उसकी मज़म्मत करते हैं कि इस अंदाज़ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसको तरीके से हैंडल करना चाहिए। लेकिन हम तो बैठ रहे हैं, ये कठपुतली जिनके पास चोरी का और डकैती का माल है, वो डाका जनी का माल छुपाने के लिए हर हद तक गिरेंगे। ये जो 3 पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हुई हैं, नून है, पीपल्स पार्टी है या एमक्यूएम, इनके पास क्या है सिवाय बेईमानी और चोरी के मैंडेट के? और क्या है क्या इनके पास? 17 सीटों वालों को आपने इक़्तिदार दे दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये कठपुतली हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ की आप बात सुन लो, वो कहता है कि जिन्होंने हुकूमत बनाई है वही बचाने के ज़िम्मेदार हैं, वही उसको केयर कर रहे हैं, हमें तो परवाह ही नहीं, हम तो बैठे हुए अपने काम कर रहे हैं। किसने बनाई है हुकूमत? तो एस्टैब्लिशमेंट ने। किसने? एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कौन कर सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में किसने बनाई थी हुकूमत? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम ने बनाई थी 2018 में। मैं उसकी आपको तफसील बताता हूँ। इमरान खान साहब से मेरी खुद बात हुई। 2018 में बाजवा रजीम ने कोशिश करके, फ्रॉड करके, उस इलेक्शन में आरटीएस को बिठा करके हमारी सीटें कम की ताकि इनको जब चाहें हम हटा दें। अच्छा। वो जो सादा अक्सरियत थी हमें मुकम्मल तौर पर नहीं लेने दी गई, उसमें ये मुलव्वस थे। लेकिन मुझे ये बता दें, ये सारे कहा जाता है कि जी 2018 में आपको फैसिलिटेट किया गया। मैं उसकी 2 बातें कहता हूँ। जो ही इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, हमने पार्लिमानी कमेटी बना दी, आएँ जी हमारे साथ बैठ के इसको रिज़ॉल्व करते हैं। ये भाग गए और वो किसी नतीजा को उस पर नहीं पहुँचे। हमने पहले दिन से एक ही मुतालबा किया है, जुडिशल कमीशन बनाएं, फॉर्म 45 की आप तहकीकात और वेरीफाई और ऑडिट करा लें, यही हमारा मुतालबा है। और सब ने कहा आप पटन की रिपोर्ट उठा लें, फफन की उठा लें, इवन यूएस कांग्रेस में जो रिपोर्ट आई है वो उठा लें, सारी चीज़ें सामने आप। मुझे बता दें, इनके पास 16 महीने की हुकूमत थी, इनके पास थी। इनकी कोई फाइंडिंग्स और कोई रिपोर्ट बता दे, खा वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए हो या इनकी फाइंडिंग्स हो कि नहीं जनाब 2018 में फलां सीटों पे ये फ्रॉड हुआ है, नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये 2017 का कानून है ना, फॉर्म 45, 47 वाला। हम तो आज सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं ना, मतलब नेशनल असम्बली में भी और प्रोविंशियल असम्बलीज में भी। मुझे बता दें कितने लोगों ने फॉर्म 45 लेकर आए थे और पब्लिक में आके दिखाया था कि जनाब ये फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं और इन्होंने फ्रॉड करके हमें हराया। देखें, एक परसेप्शन क्रिएट कर देना अलग चीज़ है, एक है एक्चुअली फैक्चुअली आपने फाइंडिंग्स के साथ लेके इल्ज़ाम लगाना। तो आसान है, हुआ होगा, खराबियाँ हुई होंगी, मैं उसमें नहीं डिनाई करता, मगर मुझे कोई तहकीकात करके कुछ सबूत दे देना। आज जो हम मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, सबूत के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं बनाओ कमीशन, रिपोर्ट मांग लें। आज में इसको आप इलेक्शन नहीं कह सकते, सिवाय डाके के, चोरी के और फ्रॉड के इसको इलेक्शन नहीं कह सकते। मुझे ये बताएं कि हर कोई जो है वो एक मुख्तलिफ तारीख दे रहा है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो इस महीने बाहर आ जाएंगे, फ़लाँ तारीख को बाहर आ जाएंगे, फ़लाँ तारीख को बाहर आ जाएंगे। आप एक बतौर कानूनदान क्या समझते हैं, गैर जानिबदार और फेयर असेसमेंट दें कि इमरान खान को कब तक आप बाहर आता हुआ देख रहे हैं और उन पर जो केसेस हैं इस वक्त
उनका क्या, उसमें क्या डेवलपमेंट है? 190 मिलियन पाउंड का फैसला आप क्या समझते हैं कि वो क्या आएगा? उसमें कोई रिलीफ मिलेगा या किसी तरह की कुछ सज़ा मिल सकती है इमरान खान को? तो इस हवाले से अपना तजिया दीजिए। देखें, कानून और इंसाफ के मुताबिक अगर आप देखें 218 मुकदमे हैं, सिर्फ एक मुकदमा रह गया है जिसमें ये तोशाखाना वाला, जिसमें अभी ज़मानत के लिए अप्लाई कर रखा है। बाकी तमाम केसेस में ज़मानत पे हैं या वो कुटल हो चुकी है। कोई केस ऐसा नहीं है संजीदा केस जिसमें हम कहें कि वो जेल में। अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो वो आज बाहर आ जाएंगे, कल बाहर आ जाएंगे, महीने के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे। लेकिन गैर कानूनी तौर पर रखना हो तो हम फिर कुछ भी नहीं कह सकते। जब आपने बेईमानी करनी है, एक मुकदमे से फारिग होंगे, दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा, 218 मुकदमात पाकिस्तान की तारीख में वाहिद शख्सियत हैं, लीडर है जिसके खिलाफ बनाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब में बरी भी हुए हैं और ज़मानतों में भी हैं। लेकिन अगर कानून के मुताबिक देखा जाए, लेकिन अगर कानून को आपने जूते के नोक पर रखना है, जिस तरह आपने इलेक्शन से पहले 35 साल सज़ा दे दी, क्या हुआ? जब जुडिशल रिव्यू में आया, हाई कोर्ट में आया, वही प्रोसिक्यूटर जो सज़ा दिलवा रहे थे भागम भाग अदालतों पे मिन्नतें कर रहे थे कि सर इसको इंसाफ नहीं हुआ, आप इसको वापस भेज दें। भाई तुम्हारे से पूछते हैं, तुम ही प्रोसिक्यूटर थे ना। वहाँ वो जो कंप्रोमाइज जजेस बैठे हुए थे, हुमायूं दिलावर से लेकर अबुल असरार जुल्करनैन तक, उस वक्त तुम ये सज़ाएँ क्यों करा रहे थे? उस वक्त तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले हर हाल में सज़ाएँ देनी ही देनी थी। तो क्या हुआ? हवा में तहलील हो गए। किधर गया इद्दत वाला केस, किधर गया साइफर वाला केस, किधर गया वो तोशाखाना वाला केस जिसमें 35 साल सज़ा दे दी गई? लेकिन वो सारे ख़त्म हो गए, पहले महीने में ही ख़त्म हो गए। जब भी आप इंसाफ के बरअक्स फैसले करेंगे, जहाँ जुडिशल रिव्यू होगा, जहाँ भी, हालांकि हमारा शदीद एतराज़ और इख्तलाफ है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, उन्हीं के पास फैसले लगे, उन्होंने ही फिर फैसले दिए कि नहीं यार। और यही प्रोसिक्यूटर आके कहते रहे सर बहुत नाइंसाफ़ी होगी है, केस वापस भेजें। ये नहीं कहते थे कि इनकी अपील रिजेक्ट करें, सर केस वापस दोबारा भेज दें। मकसद क्या है? ताकि कुछ अरसा हम मज़ीद उनको चला सकें। तो ये है अदालती तरीक़ाकार। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान बाहर भी आएंगे। इस वक्त इमरान खान के बग़ैर ना सिस्टम चल सकता है, ना मुल्क चल सकता है। उनके बग़ैर आप अगर मुल्क को घसीटने की कोशिश करेंगे तो जितना नुकसान आप 2.5 साल में कर चुके हैं मज़ीद करें। रऊफ़ हसन पे इल्ज़ाम है कि वो यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल है वो प्रोपेगेंडा जो है वो स्टेट के ख़िलाफ़ यहाँ से करता था और बाहर से भी करता था। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस बात में किस हद तक सदाकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा यहाँ से करती है? इतने ये बेशरम है, इनको पता है कोई सेक्टरी इतलात का ये काम नहीं है, वो सोशल मीडिया का उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं था। वो उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है जो एक्चुअल इल्ज़ाम है जो FIR में है कि अहमद जंजुआ ने जनाब वो क्लाशनिकोव लेके जा रहा था, वो बम बना के लेके जा रहा था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके जा रहा था, और रऊफ़ हसन ने उसको 3 लाख रुपए दिए कि जी तुम जाओ बम बनाओ। मैंने जज साहब को कहा, ATC के जज को, मैंने कहा सर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा जी PTI वालों को डिजिटल दहशतगर्द बना दो। पुलिस ने सीने पे हाथ रख के कहा कि जनाब डिजिटल का तो हमें नहीं पता, लेकिन दहशतगर्द बना देंगे। हमने क्लाशनिकोव भी डाल दिया है, बम भी डाल दिया है, दहशतगर्द बन गए। वो यार एक पढ़ा लिखा आदमी, एक हाईली क्वालिफाइड आदमी, उस बंदे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले कम से कम ज़िंदगी में उसके खिलाफ कोई FIR नहीं। 75 ईयर्स ओल्ड, कैंसर पेशेंट वो, और उसके साथ आप बिहेव क्या कर रहे हो यार? ये सारे फ्रॉडिये हैं। इन लोगों के पास कोई, जब कोई, भाई मैं आपके सामने बैठा हूँ, 7 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे खिलाफ है। पाकिस्तान की कौन सी बार काउंसिल बार एसोसिएशन है जिसको मैंने हेड नहीं किया? पाकिस्तान बार काउंसिल 5 साल मैं उसका चेयरमैन एंड मेंबर रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का फाउंडर वाइस चेयरमैन रहा। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा। मैंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। मैं पाकिस्तान सर्विसेज बार का पूरे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा। भाई मेरे जैसे बंदे को इलेक्शन के बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ, 50 बंदों के साथ मैं बाहर निकलूँ, दहशतगर्दी का पर्चा बना दो। ये इनके करतूत हैं। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द इस्लामाबाद में मैं सब आपके सामने बैठा हुआ हूँ। ये है इनकी कारकर्दगी। यानी इदारों को आपने अगर मिसयूज़ करना है तो फिर दहशतगर्द तो खुले फिर रहे हैं। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल करनी थी आपने फोर्सेस, इंटेलिजेंस और सब कुछ, वो तो आपने PTI के वर्कर्स के ख़िलाफ़ लगा दी। तो कैसे आप दहशतगर्दों को पकड़ेंगे? क्योंकि ना आपकी नीयत है, ना आप में सलाहियत है। वो IG बना फिरता है। वो क्या किया उसने? कच्चे के डाकू को अगले उठा के मार दिया। क्या एक्शन लिया? रिज़ाइन किया?
इनको लगता है ज़िले शाह जैसे मासूम लोगों को उठाएं, मारें, तशद्दुद करें। उनको पुलिस कस्टडी में मारा और कभी कह दिया एक्सीडेंट में मरा, कभी कह दिया पता नहीं 72 उसके नाजुक आज़ाद समेत उनके ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, पी गए। और पर्चा 302 का 2 पर्चे कर दिए, 302 का एक कर दिया, एक एक्सीडेंट का कर दिया, दोनों इमरान खान के ख़िलाफ़। यानी बात यह है कि अच्छा फिर कह दिया उसने, इतने जाहिल हैं, वो इमरान खान सही कहता है, ना ये पढ़े लिखे हैं ना ये सीखने की कोशिश करते हैं। वो प्लास्टिक के बोतल के अंदर डाला पेट्रोल, कहता है ये देखो पेट्रोल बम हमने बरामद कर लिए। पर प्लास्टिक की बोतलों में भी कभी पेट्रोल बम होते हैं? यानी इतनी उसकी, ये आईजी लेवल का बंदा है। अगर ये उसकी सोच है और समझ बूझ है तो उसको तो चपड़ासी नहीं, सिपाही भी नहीं होना चाहिए। और इनको शर्म भी ख़त्म हो गई है, इनको गैरत भी ख़त्म हो गई है, इनकी सारी हरकतें आपके सामने हैं। इन्होंने मुल्क का नाम डुबाया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम उनके पीछे, इमरान खान के पीछे खड़ी है। इमरान खान रिलीज़ भी होगा और इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी बने। जी बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने हमें स्टूडियो में वक्त दिया। जी बिल्कुल नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन मौजूद थे, जिनसे आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर जो मुकदमात हैं उस हवाले से सिर हासिल गुफ्तगू की। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करने जा रही है 8 सितंबर को, उस हवाले से लाहे अमल पर बात की और दीगर जो मामलात इस वक्त अंदरूनी जो इख्तलाफात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में, उस पर भी हमने गुफ्तगू की। अपने मेज़बान मियां निसार आबिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।